हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है अच्छी। उम्मीद करते हैं हम कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप पढ़ रहे होंगे। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ तो करिए। यूँ भी आपके पास आजकल टाइम ही टाइम है, आप बाहर तो निकल नहीं सकते हो कोरोना की वजह से। तो वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, हो सके तो बुक्स फॉलो कीजिए। ठीक है। देखो, ये सलाह तो मैं आपको हमेशा से ही क्लास में देता आया हूँ कि बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए। जब तक बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो वाली नॉलेज नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। नोट्स वगैरह क्या होते हैं आप जानते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है। हम क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमने तीन फिनोमिनास पढ़े, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट। हमने देख लिया कि इन तीनों इफेक्ट को समझाने में क्लासिकल फिजिक्स कहां कहां फेल हो गई। ठीक है। फिर हम क्वांटम को सीन में लेके आए। हमने ये देख लिया कि क्वांटम की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा सिद्धांत है क्वांटम मैकेनिक्स का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब सबसे पहली बात तो कि मैंने बहुत बड़ा शब्द क्यों यूज किया कि बहुत बड़ा सिद्धांत है। देखो, जैसे आपके क्लासिकल फिजिक्स में कुल ऊर्जा संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन, रेखीय संवेग संरक्षण फॉलो होना जरूरी है, वो यहां भी फॉलो होते हैं, वो यूनिवर्सल लॉ हैं, लेकिन यहां उनके साथ साथ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत फॉलो होना भी जरूरी है। जब तक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते टाइम अगर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत फॉलो नहीं हो रहा है तो आप उस चीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब इसकी ऐसी बहुत बड़ी विशेषता क्यों है, ये आपको बताता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, हम इस पर चर्चा करें। उससे पहले सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपसे कहता क्या है। ठीक है। देखो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपसे कहता है किसी भी एक क्षण पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, किसी भी एक क्षण पर्टिकुलर टाइम पे किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक ही दिशा में, किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक ही दिशा में, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यथार्थता से मापन संभव नहीं है। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टाइम वी कैन नॉट मेजर द पोजिशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर आप एक को एग्जैक्टली मेजर कर लेते हो तो दूसरे में आपके अनसर्टेनिटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, आप वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। और अगर आपने मोमेंटम को एग्जैक्टली कर लिया तो फिर आप पोजीशन नहीं बता सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ऐसा, और ध्यान रखना ये कहां होता है, केवल क्वांटम में, क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है भाई ऐसा क्या हो रहा है कि वहां तो हम क्लासिकल फिजिक्स में तो ऐसा कर पा रहे हैं और यहां हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन याद कीजिए, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्लासिकल और क्वांटम की डेफिनेशन बताई थी, किस बेसिस पे बताई थी कि क्लासिकल में जो काम होता है कहां होता है, आपके मैक्रो लेवल पे, स्थूल स्तर पे, बड़े स्तर पे, वहां जो भी हो रहा है, एक पार्टिकल आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है। हम सब कुछ देख पा रहे हैं। लेकिन क्वांटम में हम कहां चले गए, माइक्रो लेवल पे। और जैसे ही हम माइक्रो लेवल पे गए हमें दिखना बंद हो गया, हमारी आंखें बंद हो गई, हम अंधे हो गए। ठीक है। अब सब कुछ इमेजिनेशन है। तो जब एक पार्टिकल आपको अच्छे से दिख रहा है, अगर वो गतिशील अवस्था में है तो उस कंडीशन में आप उसका संवेग और स्थिति दोनों एक साथ फाइंड कर सकते हो। लेकिन जो पार्टिकल आपको दिख ही नहीं रहा है, बहुत माइक्रो लेवल पे है, आप अगर उसकी स्थिति देखोगे तो आपको उसको रोकना पड़ेगा, तभी तो हम देख पाएंगे। अगर रोकोगे तो संवेग कहां चला गया, जीरो में। ठीक है। तो अगर वो गतिशील अवस्था में है तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अगर आपने उसकी पोजीशन एग्जैक्टली बता दी तो हम मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, और अगर आपने उसका मोमेंटम एग्जैक्टली बता दिया तो फिर हम उसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप किसी भी कण की पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ एक ही डायरेक्शन में एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते हो।
ठीक है। अब देखो इसका स्टेटमेंट में आपके लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं कि किसी भी एक क्षण एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में यथार्थता से मापन संभव नहीं है। कण की स्थिति में अनिश्चितता यदि डेल्टा एक्स हो तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स हो तो उसका गुणनफल हमेशा h क्रॉस बाई 2 से कम रहेगा। मतलब इतनी h क्रॉस बाई 2 के बराबर अनिश्चितता तो आनी ही आनी है। ठीक है, इससे कम तो कभी भी नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होती। लेकिन वहां पर क्लासिकल में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर आप मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्लासिकल में मेजरमेंट क्यों कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि क्लासिकल के अंदर जो आपका प्लांक कांस्टेंट है h, वो क्या होता है, h टेंड्स टू 0। क्लासिकल के अंदर h कैसा होता है, टेंड्स टू 0। और अगर h टेंड्स टू 0 गया तो अनिश्चितता किस में चली गई, आपके 0 में। और अगर अनिश्चितता 0 में चली गई तो अनसर्टेनिटी की बात ही खत्म। अब अनसर्टेनिटी की बात खत्म हो गई, मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आपने एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में पोजीशन और मोमेंटम दोनों का मापन कर लिया, तभी तो आपके अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर h इज नॉट इक्वल्स टू 0 और h 0 नहीं है तो ये फैक्टर आपको 0 नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ अनिश्चितता तो है। ठीक है, तो देखो बहुत बड़ा बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो रही आपके इसके स्टेटमेंट की बात। अब हम ये देखते हैं कि आपको आखिर अनिश्चितता का जो सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, वो क्या बताता है। अब देखिए, आप फिजिकल मीनिंग हम हमेशा निकालते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है क्वांटम के अंदर, किसी एक ही क्षण एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक ही दिशा में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इसका मतलब अगर हम अभी नहीं बता सकते तो क्या आप 2 मिनट बाद बता सकते हो क्या, कि जब हम अभी नहीं बता पा रहे हैं करंट टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या हम 2 मिनट बाद बता पाएंगे? क्या हम 4 मिनट बाद क्या हो रहा होगा ये बता पाएंगे? क्या 10 मिनट बाद क्या रहा होगा ये बता पाएंगे? और जब आप ये नहीं बता पाओगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी, इसका मतलब, नोट करना मेरी बात को, ध्यान रखना, इसका मतलब अनिश्चितता का सिद्धांत आपको बताता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप कण के भविष्य पथ, फ्यूचर में उसका पाथ क्या होगा ये डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, भविष्य पथ का निर्धारण नहीं कर सकते कि फ्यूचर में उस कण का पाथ क्या रहेगा, हम नहीं बता सकते। लेकिन क्लासिकल में हम बता सकते हैं। क्लासिकल हमें ऐसा कहती है कि वहां सब कुछ दिखता है, जब हमें दिख रहा होगा तो हम ये मेजर कर सकते हैं कि 2 मिनट बाद इसका पथ ये रहेगा, ये यहां से घूम के निकल जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स वगैरह नहीं करते क्या, यहां से एक सैटेलाइट भेजते हैं, उन्हें पहले से पता होता है उस सैटेलाइट के बारे में कि वहां तक जाएगा, वहां से इतने डिग्री घूम जाएगा, फिर वो मंगल पे पहुंचेगा, फिर ऐसे करके वहां पर रिवॉल्व करेगा, सब कुछ। लेकिन क्वांटम में नहीं बता सकते। अब क्वांटम में ये अनिश्चितता का सिद्धांत सीन में आया क्यों, क्लासिकल में क्यों बता पा रहे हैं, यहां क्यों नहीं बता पा रहे? ये है आपके डुअल नेचर की वजह से। अनिश्चितता जो जनरेट हो रही है वो आपके डुअल नेचर की वजह से हो रही है। देखो पढ़ने में तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है लाइट की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमने बात कर दिया, डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट से आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की भी पार्टिकल नेचर हो सकती है, वेव नेचर हो सकती है। कैलकुलेशन के लिए हमने कह दिया या तो एक बार में आप पार्टिकल नेचर में ही बात करोगे या हम वेव नेचर में बात करेंगे। लेकिन है तो इमेजिनेशन ही सब कुछ। क्या है हमारा इमेजिनेशन है, दिख तो हमें कुछ रहा ही नहीं है। हम कहां हैं क्वांटम में, माइक्रो लेवल पे, दिखना बंद हो गया। तो हमें खुद को एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि एक्चुअल में पार्टिकल नेचर है या एक्चुअल में वेव नेचर है। ठीक है, वो तो हम कैलकुलेट करके बता पा रहे हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन दिखने में थोड़े ना पता चल रहा है, क्योंकि हमें तो दोनों कंडीशन में नहीं दिख रहा, पार्टिकल का माइक्रो लेवल पे हम तो उसको यूं भी नहीं देख पा रहे, चाहे वो पार्टिकल हो या वो वेव हो। तो जो अनिश्चितता जो आती है, अनसर्टेनिटी, ये किस वजह से आती है, आपके डुअल नेचर की वजह से जनरेट होती है। जो अनसर्टेनिटी जनरेट होती है वो आपके हमेशा किस वजह से जनरेट होती है, डुअल नेचर की वजह से। कि ये डुअल नेचर वाला जैसे ही कंसेप्ट आया, अनसर्टेनिटी आ गई। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हर प्रॉब्लम में कंसीडर होना कंपलसरी है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होगा। अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आप
यहां पर क्वांटम में नहीं हो गया, क्लासिकल फिजिक्स में चले गए। अगर हम क्वांटम में हैं तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो क्या कहता है अनिश्चितता का सिद्धांत? किसी पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। अगर आपने एक को एग्जैक्टली बता दिया तो दूसरे में अनसर्टेनिटी है, और अगर आपने दूसरे को एग्जैक्टली बता दिया तो पहले में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, और इस अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लीकेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कम नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है एच क्रॉस बाई 2, और इसी को आप ऐसे भी लिख देते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, बिकॉज एच क्रॉस इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, जहां एच क्या है आपके पास? प्लांक कांस्टेंट है, और एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इतनी तो रहेगी ही रहेगी, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब देखिए कई बार जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा जाता है तो आप डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स को एच क्रॉस बाई 2 की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2 की जगह या तो सिर्फ एच क्रॉस लिख देते हो, या कई बार आपको बुक्स में केवल एच लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा लिखना गलत है, ध्यान रखिए, क्योंकि एच और एच क्रॉस की वैल्यू में फर्क है। एच की वैल्यू कितनी है? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और एच क्रॉस की वैल्यू है एच अपॉन 2 पाई। तो देखो मैथमेटिकली अगर आप एग्जैक्ट पे चल रहे हो तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते टाइम क्या है, डेटा बहुत कम है, हम अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं, तो हम कई बार ऐसा ले लेते हैं न्यूमेरिकल्स में सिर्फ प्रॉब्लम की कैलकुलेशन इजी करने के लिए। वहां आपके पास जो कैलकुलेशन आ रही है एग्जैक्ट नहीं आएगी ऐसा करने के बाद, लेकिन अप्रोक्सीमेट आ जाएगी लगभग। ठीक है, तो हमें तो उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम बताना क्या चाहते थे, लेकिन एग्जैक्ट तो आपके पास यही होगा कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, या तो इससे ज्यादा होगा या इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे कम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बिल्कुल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होना जरूरी है। क्लासिकल में जरूरी नहीं है, क्योंकि क्लासिकल में एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? 0। अब जैसे ही ये लिख लिया, ये तो हमने देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात की थी, इसलिए मैंने एक्स कंपोनेंट लिए हैं। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं डेल्टा एक्स ले लिया डेल्टा पी वाई ले लिया, वो अलग अलग डायरेक्शन वहां फॉलो होगा, वहां ये इससे कम हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है एक वाई डायरेक्शन में जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। ये पर्टिकुलर आपको क्या बोल रहा है? एक साथ एक ही दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इन सर्टेन डायरेक्शन, निश्चित दिशा में, अलग अलग दिशा की बात करो तो, और इसी को आप वाई वाई में ले सकते हो, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई, डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड, वहां पर तो आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो फॉलो होना कंपलसरी है। ठीक है, फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आया? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल मीनिंग क्या है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी पार्टिकल के भविष्य पथ, फ्यूचर में उसका पाथ क्या रहेगा, उसका निर्धारण नहीं कर सकते, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि फ्यूचर में वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, उसका पाथ कैसा रहेगा। क्लासिकल में हम ऐसी बातें कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्लासिकल के अंदर जितना भी काम होता है वो सारा का सारा कहां होता है? हमारी आंखों के सामने होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके और फॉर्मूले लिखवाऊं थोड़ा सा, उससे पहले आप एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम इस पे आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? अब तीनों डायरेक्शन में जब आप इसका फॉर्मुलेशन करोगे तो हम सारी डायरेक्शन में करते हैं। एक तो आपके पास डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, एंड डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। यह है आपके पास स्थिति और संवेग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, अब दो चीजें मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो जो मैंने आपको फिजिकल मीनिंग बताया है अनिश्चितता का क्या है, कि आप भविष्य पथ फ्यूचर के पाथ के बारे में नहीं बता सकते, ये आपको ये बताता है।
और दूसरा अनिश्चितता होती किसके कारण है? डुअल नेचर के कारण। ठीक है, अनसर्टेनिटी इज ड्यू टू डुअल नेचर। ठीक है, अनिश्चितता किसके कारण होती है? आपके द्वैत प्रकृति के कारण आती है। द्वैत प्रकृति की जहां बात हो गई वहां पर अनिश्चितता आ गई। अगर हम एक सिंगल नेचर में बात कर रहे थे, जैसे पहले हम वेव नेचर में बात कर रहे थे, तो अनिश्चितता की कोई बात नहीं थी। और ध्यान दीजिए, क्लासिकल में केवल किसकी बात होती थी? तरंग प्रकृति की, वेव नेचर की। वहां हम लाइट की, कण प्रकृति को तो मानते ही नहीं थे। कण प्रकृति कब मानी? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, उसके बाद ही मानने लगे। और जो डेवलपमेंट हुआ आपके क्वांटम मैकेनिक्स का, वो भी कहां से हुआ? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, तो ये है आपके अनिश्चितता का सिद्धांत। हम इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपके इसके 3-4 एप्लीकेशन है, मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको सोल्व करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि सिर्फ जो आपके जो अनिश्चितता होती है, ये आपके विहित संयुग्मी चरों, कैनोनिकल कंजुगेट, जो विहित संयुग्मी चर होते हैं, कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स होते हैं, उन पर ही फॉलो होती हैं। अब आपके दिमाग में ये आ गया कि विहित संयुग्मी चर क्या होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपने मैथ्स में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। पॉइजन ब्रैकेट होता है, ठीक है, जिसमें आप यूं करके लिखते हैं कि ये आपने लिख लिया x और ये y, तो ये कैसे खुलता है आपके xy माइनस yx, इस तरीके से करके। ठीक है, अगर पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू इक्वल्स 0 आती है तो वो राशियां कैसी कहलाती हैं? आपके कैनोनिकल कंजुगेट विहित संयुग्मी चर कहलाते हैं। अब आपके पास x और p विहित संयुग्मी चर होते हैं, कैनोनिकल कंजुगेट होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और राशियां हैं जो कैनोनिकल कंजुगेट होती हैं। जैसे अनिश्चितता का सिद्धांत आपके ऊर्जा और समय पर भी लागू होता है, एनर्जी और टाइम की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टाइम, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाई 2। ये भी आपके पास अनिश्चितता का सिद्धांत ही है, लेकिन किस फॉर्म में है? आपके एनर्जी और टाइम की फॉर्म में। एक फॉर्म और होती है इन दी फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा थीटा डेल्टा एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाई 2। ठीक है, ये आपका कोणीय विस्थापन है, ये आपका कोणीय संवेग है। अनिश्चितता का सिद्धांत आप इसके लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी आपके कैसी होती है? विहित संयुग्मी चर होते हैं, कैनोनिकल कंजुगेट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अनिश्चितता इन सब पर लागू होती है। यह है आपके पास अनिश्चितता का सिद्धांत स्टेटमेंट के रूप में, आपके पास फॉर्मूले। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में आपको बाद में करूंगा, पहले मैं आपको अनिश्चितता के सिद्धांत की, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी एप्लीकेशन से एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, फिर आपकी ये यूनिट लगभग खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे अनिश्चितता के सिद्धांत की एप्लीकेशंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।